कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम रिएक्ट के जगह पे रिएक्ट प्लस वीट क्यों यूज करते हैं। हम रिएक्ट की हेल्प से एप्लीकेशंस क्यों नहीं क्रिएट करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं बनाते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली में, जब आप रिएक्ट से एप्लीकेशन क्रिएट करते हो ना तो उसमें बहुत सारे अनयूज्ड पैकेजेस भी डाउनलोड हो जाते हैं। मतलब कि जिन पैकेजेस का आपको यूज भी नहीं है वो भी उसमें डाउनलोड रहते हैं एंड स्टोर रहते हैं। लेकिन आप जब रिएक्ट प्लस वीट का यूज करते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जिससे कि हमने एप्लीकेशंस क्रिएट किया था, npm create वीट @latest, ये उसका कमांड है जिससे कि आप एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हो वीट की हेल्प से। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली रिक्वायर्ड पैकेजेस ही क्या रहते हैं उसमें रहते हैं। लेकिन आपका जो रिएक्ट वाला एप्लीकेशन है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं जिनका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं है। तो जो मेजर डिफरेंस है ना, जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, वो बहुत ही वेटेड होता है और साथ ही साथ वो बहुत टाइम लेता है सर्वर्स को अपने ऑन होने में और रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन रिएक्ट प्लस वीट में ना क्या होता है, वो अपने प्रोजेक्ट को जितना हो सके उतना लाइट वेट क्रिएट करता है और साथ ही साथ वो सर्वर को इतना स्मूथ रन कराता है कि आपको एक थोड़ा भी लैग देखने को ना मिले। ठीक है, आप लो एंड डिवाइस में भी आराम से वीट का प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके एंड चला सकते हो। लेकिन अगर आप वही रिएक्ट का एप्लीकेशन क्रिएट करोगे डायरेक्टली उसके कमांड से तो बहुत टाइम लगेगा और साथ ही साथ आपका जो सिस्टम है वो इतना हैंग करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो अब बात करते हैं कि जो हमने कल प्रोजेक्ट बनाया था उसका फाइल स्ट्रक्चर आज हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी फाइल कहाँ पे यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, क्यों यूज़ हो रही है। चलो ठीक है, तो अपना जो प्रोजेक्ट है हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ठीक, हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर VS कोड में वो ओपन हो चुका है। चलो अब पहले तो इन सबको हम क्लोज कर लेते हैं और बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। ठीक है, जिसका कि हमने कल थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था कि इनका क्या क्या यूज़ है। index.html एंड package.json, ये दोनों फाइल जो होता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोजेक्ट किसी को शेयर कर रहे हो तो अगर उसके पास package.json फाइल नहीं है, मतलब आपने package.json फाइल ही नहीं भेजा और बाकी सारे फाइल्स आपने भेज दिए, तो वो उस प्रोजेक्ट को रन ही नहीं करा पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि रन कैसे होगा, क्योंकि जो आपका npm इंस्टॉल का कमांड है ना वो package.json के बेसिस पर ही चलता है। वो कैसे चलता है, इसमें जितने भी डिपेंडेंसीज और पैकेजेस आपने यूज़ किए ना उनकी लिस्ट यहाँ पे रहती है कि उनके कौन से वर्जन्स यूज़ हुए हैं और उनके बेसिस पे क्या होता है फिर आपका नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो इंस्टॉल होता है। और जब तक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं करेगा। कैसे, चलो देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। आओ, अगर मैं इस नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को यहाँ से कर दूँ shift+delete, ओके कर दिया डिलीट, और एक बारी package.json फाइल में आते हैं और हमने जो स्क्रिप्ट लिखा था GC, ठीक है, इसी स्क्रिप्ट से हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे npm run gc, ठीक है, और एंटर करते हैं। अभी देखो हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है, दैट्स वाई वो क्या कह रहा है कि वीट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब अब वीट जो स्क्रिप्ट है ना इसमें उसको रन करने के लिए package.json फाइल की नीड है, क्योंकि उसी के अंदर तो उसकी सारी लिस्ट है, सारे कोड्स हैं, तभी तो वो रन कर पाएगा उस चीज को, है ना। जब तक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर ही नहीं रहेगा तब तक आप अपने प्रोजेक्ट को रन ही नहीं करा पाओगे। और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर कहाँ से आएगा, npm इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल कब चलेगा, जब आपके पास package.json फाइल होगा। क्लियर है, चलो अब करते हैं वापस से npm इंस्टॉल। ठीक है, npm i लिखा हमने और जो हमारा पैकेज है वो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जो हमारा पैकेज वो इंस्टॉल हो चुका है और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है वो वापस से आ चुका है हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा आपको कि जो मेन फाइल्स है वो कौन कौन से, index.html, package.json, package.log.json नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमें package.log.json फाइल देखने को नहीं मिला था, हमें सिर्फ package.json फाइल देखने को मिला था। अगर हमारे पास package.json है तो ऑटोमेटिक package.log.json क्रिएट हो जाएगा, कब, जब आप npm इंस्टॉल करोगे तब। क्लियर, इधर तो बात हो गई फाइल्स की। अब फोल्डर्स में मूव करते हैं कि पब्लिक फोल्डर में क्या रहेगा। पब्लिक फोल्डर में जैसा कि मैंने बताया कि आपके जितने भी एसेट्स रहेंगे जो कि पब्लिक रहेंगे यहाँ रहेंगे। ओके, अब src फोल्डर के अंदर आते हैं और जैसा कि मैंने बताया था main.jsx, चलो इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, क्या है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको पता है, नहीं पता है तो आप सीख लो उसको, इंपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप कमेंट करो, फिर मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इन JS जावास्क्रिप्ट जो भी है। क्लियर,
तो यहाँ पे देखो हम रिएक्ट के पैकेज से स्ट्रिक्ट मोड को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि एक एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है कि इसके अंदर के जो कोड्स लिखे हुए ना वो एकदम करेक्ट हो, सही हो, ठीक है, मतलब सिंटैक्स वाइज पूरा का पूरा सही होना चाहिए कोड। क्लियर। तो ये स्ट्रिक्ट मोड हमने लगाया। उसके बाद रिएक्ट डॉम से एक क्या हुआ, क्रिएट रूट करके एक एलिमेंट है, ठीक है, उसको हमने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट करा है, ठीक है। ये एक एक्चुअली में फंक्शन है क्रिएट रूट। इससे होगा क्या कि आपका एक रूट एलिमेंट क्रिएट होगा, किसमें, index.html में। ये देखो index.html में। अब देखो यहाँ पे आईडी दिया हुआ है रूट, ओके। अब इसी रूट को कौन टारगेट कर रहा है, इसी रूट को टारगेट कर रहा है ये, ठीक है, document.getElementById रूट। इस आईडी को हमने यहाँ पे टारगेट किया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसमें रेंडर करो। क्या रेंडर करो, मतलब इसके अंदर वो जो चीजें हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है उसको आप वहां पे शो करा दो, ठीक है। शो कराना मतलब रेंडर कराना। क्या रेंडर कराना है, इस स्ट्रिक्ट मोड के अंदर क्या है, हमारा ऐप का कंपोनेंट। और ऐप के अंदर हमने कौन सा कोड लिखा था, ऐप के अंदर हमने लिखा था ये कोड, जो कि हमें ब्राउजर पे देखने को मिल रहा था। अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, कैसे, npm run gc और एंटर कर देंगे, ठीक है। इतना करते ही क्या होगा, हमारा जो लोकल होस्ट है, देखो अब ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो लोकल होस्ट पे चलता है, ठीक है। जब भी आप सर्वर क्लोज कर दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। ये देखो अभी आ रहा है। अगर हमने लेट सपोज कि क्या करा, इसको बंद कर दिया, इस सर्वर को बंद कर दिया और वापस से एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। रिफ्रेश करते ही क्या होगा, देखो दिस साइट कांट बी रीच्ड, मतलब कि आपका लोकल सर्वर जो है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो शो नहीं करेगा। शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो सर्वर है वो कंटिन्यूअस ऑन रखना पड़ेगा, दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो हमारा जो लोकल सर्वर है वो यहाँ पे चालू हो चुका, लोकल होस्ट 5173 पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करोगे आपका जो कोड है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। क्लियर है। तो main.jsx में जो था वो यही था कि आपका जो मेन जो कोड होता है ना, ये होता है main.jsx। हमें हम बताते हैं कि हमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो रेंडर कराना है, कहाँ पे, हमारे रूट एलिमेंट पे। ये जो रूट आईडी दिया हुआ है ना उसी पे। अगर हम यहाँ पे लेट सपोज रूट के जगह पे कर दें क्या, मेन डिव, कुछ भी आईडी रख दिया हमने। अब क्या होगा, क्या अब रेंडर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी ही चेंज कर दिया। और ये किस आईडी को टारगेट कर रहा है, ये रूट आईडी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस रूट आईडी के जगह पे अभी जो हमने बनाया आईडी, अगर हम उस आईडी को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो वापस से रन कर जाएगा, मतलब जो कोड है वो वापस से रेंडर कर जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो सही एलिमेंट को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ओके, सो ये था हमारा main.js। इतना ही कोड आपका जो रिक्वायर्ड होता है। ओके, इसके बाद हम जो नए जो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे ना वो कहाँ पे क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे सारे के सारे कंपोनेंट्स, पेजेस एंड मिनी कंपोनेंट्स, कुछ भी कह लो, वो सारे कहाँ क्रिएट करेंगे हम, src फोल्डर के अंदर। कैसे, src फोल्डर के अंदर आप क्रिएट करोगे एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर, कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर, ठीक है, जिसमें आपके छोटे छोटे यूआई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कार्ड, बटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करना चाहो क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद पेजेस नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया, किसके लिए, जितने भी हमारे पेजेस रहेंगे इसके अंदर हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे। कैसे, अब इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास एक होम पेज है तो हम होम के लिए क्रिएट कर लेंगे home.jsx। अब हमारे पास लेट सपोज कि एक हमारे पास क्या है, अबाउट पेज है ना, about.jsx, उसके लिए हमने क्रिएट कर लिया about.jsx। इसमें आप चाहो तो और पेजेस को ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसमें src फोल्डर के अंदर हम राउटर्स भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे सारे राउट्स रहेंगे। ओके, देन उसके बाद आप चाहो तो इसमें स्टोर क्रिएट कर सकते हो जिसमें हम सारी एपीआईज को हैंडल करेंगे, जब हम एपीआई हैंडलिंग पढ़ेंगे तब। ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल चीज़ें हम src फोल्डर के अंदर रख सकते हैं ताकि हमें आसानी हो कोड करने में। जैसे लेट सपोज कि यूज़र के लिए अगर आप कुछ चीज़ें बना रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र के लिए अलग एक पूरा सेक्शन बना दूं कि इसी के अंदर क्या होगा, मेरा पूरा यूज़र के अंदर ही यूज़र क्या होगा, यूज़र डैशबोर्ड होगा, यूज़र डैशबोर्ड.jsx, ठीक है। और इसके बाद हमारा लेट सपोज कि यूज़र का प्रोफाइल हो गया तो मैं लिख दिया यूज़र प्रोफाइल.jsx। ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़र के लिए पूरा अलग बना सकता हूँ। अब लेट सपोज कि एक एडमिन है हमारे पास, तो मैं क्या चाहूँगा कि एडमिन के लिए जो है, मैं एडमिन के लिए सारी चीज़ें अलग रखूँ, एक सेपरेट जगह पे रखूँ। तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ लाइक एडमिन डैशबोर्ड.jsx, इस तरीके से।
अब चाहूँ तो मैं एडमिन के अंदर एक एडमिन का प्रोफाइल बना सकता हूँ, एडमिन प्रोफाइल डॉट JSX। इस तरीके से मैं बहुत सारे कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है कि आप अपने तरीके से हर एक कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हो, आपको जैसे सुटेबल लगे आप उस तरीके से क्रिएट करो, लेकिन ऐसा आप क्रिएट करो कि अगर इस फोल्डर स्ट्रक्चर को कोई दूसरा डेवलपर देख रहा है तो वो इजीली समझ पाए कि हाँ इस चीज का कोड यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जैसे दूसरा डेवलपर को अगर मैंने ये पूरा का पूरा सोर्स कोड दे दिया और मैंने बोल दिया कि यूजर के प्रोफाइल में आप कुछ चेंजेस करो, तो वो सिंपली क्या करेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर में जाएगा, ढूंढेगा कि यूजर का प्रोफाइल कहाँ है। अगर वो SRC फोल्डर के अंदर आता है और यूजर फोल्डर उसको दिखता है, देन वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले वो यूजर फोल्डर के अंदर जाएगा और यहीं पे उसको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो प्रोफाइल जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो उसको मिल जाएगा एंड इजीली चेंजेस कर सकता है। तो इसलिए आप जब भी कंपोनेंट्स क्रिएट किया करो तो ध्यान रखो कि आप ऐसे स्ट्रक्चर उसको दो, ढूंढने में क्या हो उसको ईजी हो। चलो ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।